गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंदु आसेरी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय, एक देश की आय क्या होती है? यदि इसकी परिभाषा देखी जाए तो एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं होती हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, बहुत सारी इसकी अवधारणाएं भी हैं। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है यदि इसे सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश की जाए तो देखिए, इस परिभाषा को हम अगर टुकड़ों में बांट दें, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष का क्या मतलब है? भाई, हम देश की आय की कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम परिवार की आय की तो कैलकुलेशन कर नहीं रहे। अगर हम घर जाके अपने मदर फादर से ये पूछ लें कि आपकी पारिवारिक इनकम, आप लोगों की इनकम कितनी है, तो वो शायद तुरंत बता भी देंगे और आप उन दोनों की इनकम को कैलकुलेट करके अपने परिवार की आय निकाल लेंगे। लेकिन यदि आपको कहा जाए कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ के सभी लोगों की आय को मिलाकर आप उस मोहल्ले की आय ज्ञात कीजिए, कुल आय ज्ञात कीजिए, तो आप एक एक घर में जाएंगे और एक एक परिवार से वहाँ की इनकम लाएंगे और उसको ऐड करेंगे। तो भाई, हम यहाँ बात कर रहे हैं राष्ट्र की आय की। तो राष्ट्र की आय की जब हम बात कर रहे हैं तो एक दिन के लिए कि एक महीने के लिए तो निकलेगी नहीं, तो हमें थोड़ा लंबा समय चाहिए। तो राष्ट्रीय आय की जो कैलकुलेशन है सामान्य तौर पर एक वर्ष के भीतर की जाती है। एक वित्तीय वर्ष, जैसे अभी हमारे चल रहा है 2020-21 फाइनेंशियल ईयर, तो उस वित्तीय वर्ष में दूसरा पॉइंट अब हम देखें तो एक देश की सीमाओं के भीतर, तो जो भी देश है, जैसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय जो सीमाएं हैं उन सीमाओं के भीतर, बाहर नहीं, देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, उत्पादित मतलब एक साल, कोई एक वित्तीय वर्ष आप ले रहे हो, एक सीमा आप जो है वो ले रहे हो कि उसके अंदर जो उत्पादित होती हैं, वस्तुएं हों चाहे सेवाएं हों। वस्तुएं तो सारी गुड्स, चाहे वो एग्रीकल्चर गुड्स हो, चाहे वो दूसरी तरह की भारी उत्पाद हो, इस्पात या लोहे के उत्पादन से संबंधित कोई चीज़ हो, वस्तुएं और सेवाएं। सेवा क्षेत्र हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है, सभी तरह की सेवाओं को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। कोई वस्तु उत्पादित हो गई तो वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं हो गई। हम आगे बात करते हैं उसका मौद्रिक मूल्य। किसी भी वस्तु का मौद्रिक मूल्य तब लगाया जाता है जब वो वस्तु मार्केट में आती है। मार्केट में आएगी तो उस वस्तु का मूल्य लगाया जाएगा। एक किसान अगर 10 बोरी गेहूँ उत्पादित करता है लेकिन 2 बोरी गेहूँ वो अपने लिए रख लेता है, तो उन 2 बोरी गेहूँ की कैलकुलेशन हमारी राष्ट्रीय आय में नहीं आएगी, क्योंकि उसका मार्केट प्राइस जो है वो नहीं निकाला हमने। वो मार्केट में आता, उसका बाजार मूल्य लगता, तो वो हमारे राष्ट्रीय आय का हिस्सा होता। तो मौद्रिक मूल्य, तो हमने देखा, देखो, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय आय क्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन जो है वो CSO, केंद्रीय सांख्यिकीय जो संगठन है वह, और NSSO की सहायक जो संगठन है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, इनके माध्यम से देश में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब ये राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है? हम ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो कोई नहीं आता पूछने के लिए कि भाई आपके परिवार की आय कितनी है। हम कहते हैं कि हर वर्ष देश की नेशनल इनकम निकलती है। तो नेशनल इनकम को निकालने के लिए कई मेथड्स हैं, जहाँ जो मेथड
सुविधापूर्वक होता है, जहाँ जिस पद्धति के द्वारा आसानी से आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जा सकता है, उस मेथड से नेशनल इनकम की काउंटिंग हो जाती है। जैसे सामान्य तौर पर 3 तरह की जो है विधियां हैं, उनके आधार पर राष्ट्रीय आय को निकाला जाता है। पहली विधि हम देखें तो है उत्पादन विधि। उत्पादन विधि का प्रयोग सामान्य तौर पर ऐसी जगहों पे किया जाता है जहां सारा क्षेत्र संगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र जहां उत्पादन की कैलकुलेशन करना आसान नहीं होता, ऐसे क्षेत्र फिर नेशनल इनकम की काउंटिंग से बाहर हो जाते हैं, तो वहां उत्पादन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो उत्पादन विधि में देश में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उस उत्पादन का बाजार मूल्य, सकल बाजार मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है और उसमें से फिर कैलकुलेशन करके राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। दूसरी विधि है आय विधि। आय विधि बहुत आसान होती है कि हम जो भी कर्मचारी हैं, जैसे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हैं, सभी कर्मचारियों का जो पारितोषिक वेतन के रूप में, आय के रूप में दिया जाता है, उसे हम ज्ञात कर लेते हैं। फिर जो भी किराया इत्यादि आता है, ब्याज आता है, उन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। सरकारी कर्मचारियों की आय तो कैलकुलेट हो ही जाती है। तो उस आय के आधार पर हम अगर देश की, पूरे देश की कैलकुलेशन, आय को कैलकुलेट किया जाए तो वो आय विधि हो जाएगी। इसी तरह एक विधि है कि भाई लोग आय तो अपनी सही तरीके से बताते नहीं हैं। अगर हम अपने पड़ोसी से ही पूछें कि भाई तेरी इनकम कितनी है, अगर वो आपसे जलता है तो वो, अगर उसकी इनकम 20,000 होगी तो भी वो आपको इनकम कितनी बता देता है, नहीं मेरी इनकम तो 30,000 है। और यही अगर कोई बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाला आदमी होगा, वो कह देगा अगर इसे सही इनकम बता दी तो इनकम टैक्स की रेट बढ़वा देगा। तो ऐसा आदमी अगर 1 लाख रुपए कमाता होगा तो वो कह देगा नहीं भाई मेरी तो 40-50 हज़ार रुपये ही इनकम आती है। तो आय विधि से जब सबकी हम इनकम कैलकुलेट करने लगते हैं तो सही आंकड़े एकत्रित करना मुश्किल हो जाता है। तो वह विधि से भी हम राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब वह विधि में क्या होगा कि वह विधि में जितना भी हम पारिवारिक व्यय कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, सरकार जितना भी खर्च कर रही है सरकारी उपभोग के ऊपर व्यय किया जा रहा है, और इसके अलावा जितना भी निवेश किया जा रहा है, उन सबको जोड़ लिया जाता है और उसके आधार पर व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। तो आपने देखा कि एक देश की राष्ट्रीय आय क्या है, उसे किस तरह से निकाला जा सकता है।